दत्ता बाबू खिसिया कर रह गए। मन में कहा, यह आदमी तो हाथ ही नहीं रखने देता कहीं। अब कहें तो क्या। सरकारी विज्ञापन मिलने लगे, कागज़ का कोटा मिल रहा है। जी, उसी में थोड़ी दिक्कत पड़ रही है। बात यह तो बताइए ना अपनी दिक्कत दूर करने के लिए ही तो मैं यहाँ बैठा हूँ। एकदम कृतज्ञ हो गए दत्ता बाबू। मुख्यमंत्री खुद बुलाकर उनसे दिक्कतों की बात पूछ रहे हैं। जी, अगर आप कोटा बढ़वा दें तो हो जाएगा। उसके लिए जो भी खाना पूरी करनी है कर दीजिए, और कुछ परेशानी हो तो बताइए। और दास साहब ने बगल में रखी फाइल उठाकर सामने कर ली। दत्ता बाबू ने संकेत समझ लिया और बड़े अदब से उठते हुए बोले, तो अब आज्ञा है। फाइल के पन्ने पलटते हुए दास साहब ने कहा, जा सकते हैं अब आप, पर ध्यान रखिए काम बहुत जिम्मेदारी से हो। फिर नज़रों को दत्ता बाबू के चेहरे पर टिकाकर और आवाज़ में हल्की सी सख्ती लाकर बोले, आपके साप्ताहिक के कुछ अंक देखे हैं मैंने। बात की असलियत पर उतना ध्यान नहीं रहता आपका। जासूसी किस्से कहानियों की तरह बहुत चटपटा और सनसनीखेज बनाकर छापते हैं आप बातों को। आगे से ऐसा ना हो। खड़े होने के साथ ही पड़ी इस दुलत्ती ने लड़खड़ा दिया दत्ता बाबू को। हकलाकर बोले, जी वो बात जो हुआ उसकी सफाई नहीं मांग रहा, आगे सावधानी बरतिए। और दास साहब ने अपना सिर फाइल में गड़ा दिया। दत्ता बाबू दास साहब के यहाँ से निकले तो भय और प्रसन्नता के बोझ से दबे जा रहे थे। उन्होंने सीधे प्रेस का रास्ता लिया। अंक करीब करीब छप ही गया होगा। हत्या की बात तो उन्होंने भी लिखी है, और काफ़ी सनसनीखेज बनाकर ही लिखी है। दास साहब की अंतिम बात और उनका उस समय का तेवर याद आते ही भीतर तक थरथरा गए। अभी जाकर रुकवाती हैं, जैसे भी होगा रात भर में दोबारा छपवा लेंगे। सरोहा से सुकुल बाबू के भाषण की रिपोर्ट तो अभी तक आई नहीं होगी। यह भी नहीं मालूम कि भवानी ने भेजा किसे है वहाँ। वैसे तो अगले ही अंक में दे देते उसे, पर यदि रात में आ जाती तो इसी अंक में दे देंगे। ऐसा निकालना है इस अंक को कि दास साहब भी मान जाएं। एक बार नज़रों में चढ़ जाए मशाल तो पौ बारा। प्रेस पहुंचकर देखा भवानी आखिरी फर्मे का मैटर ओके करके मशीन पर चढ़वा चुका था और घर जाने की तैयारी में था। वैसे ऐसा कभी हो नहीं पाता। जिस दिन अंक निकलने वाला होता है उसके पहले वाली रात प्रेस में ही गुजारनी पड़ती है भवानी को। उसे बाहर जाने को तैयार देखकर दत्ता बाबू ने पूछा, या अभी से कहाँ चले? भवानी ने तुरंत जेब के सिनेमा के 3 पास निकालकर मेज पर फैला दिए और हंसकर बोला, 8-9 बजे के बाद का सारा समय भवानी ने अपने नाम कर लिया है। वैसे आखिरी फर्मा मशीन पर चढ़वा दिया है, सवेरे अंक तैयार हो जाएगा। ऐसी की तैसी तुम्हारी और तुम्हारी भवानी की। आज जाना नहीं हो सकता। मालूम भी है मैं कहाँ से आ रहा हूँ। दत्ता बाबू ने कंधा दबाकर खड़े हुए भवानी को फिर कुर्सी में धांस दिया। तुम कहीं से भी आ रहे हो, मेरा जाना नहीं रुक सकता। नहीं गया तो आज कत्लेआम हो जाएगा। दत्ता बाबू की गिरफ्त से छूटते हुए भवानी ने कहा, कत्लेआम तो तुम्हारा होना ही है। यह अंक फिर से छपेगा। क्या? बात कुछ सिर पैर समझ नहीं आया भवानी के। और तब दत्ता बाबू ने पहले मशीन रुकवाई और बाद में बैठकर भवानी को अपने और दास साहब के बीच हुए वार्तालाप का ब्यौरा बताया। दास साहब ने खुद बुलाकर कहा यह सब तुमसे? दास साहब की कृपा हो जाए तो देर नहीं लगेगी मशाल की रोशनी को देश के कोने में फैलने में। जाने को उत्सुक भवानी पसर कर बैठ गया और जूते खोलकर पैर भी ऊपर चढ़ा लिए। सच यार, मैं तो सोच रहा था कि मशाल के बंद होने को आपातकाल के मत्थे मढ़कर मैं भी कोई लंबा हाथ मार लूँगा। पर बुढ़ऊ है तेज चीज़, उसे मालूम था असली कारण। मुझ पर ही उलट आया। 1 मिनट को तो सचमुच ही हवा खिसक गई मेरे। लेने के देने पड़ने लगे, पर बात को ज़्यादा तूल नहीं दिया। तुम तो सबसे पहले जाकर कागज़ का अपना कोटा डबल करवा लो। खैर, यह सब बाद में होगा। सबसे पहले नए अंक की तैयारी करो। सरोहा किसे भेजा था? कोई रिपोर्ट आई सुकुल बाबू के भाषण की? अभी कहाँ से आएगी? इसी अंक में तो जाना भी नहीं था। नरोत्तम लौट भी आया तो भी सवेरे ही संपर्क होगा उससे तो। नहीं, यह रिपोर्ट भी इसी अंक में जाएगी। नहीं हुआ तो अंक शाम तक निकालेंगे, पर अंक ऐसा निकले कि बस धाक जम जाए। हाँ, कम से कम दास साहब पर तो धाक जम ही जाए। अंक निकाल कर देखा कि पहला और अंतिम पेज बदल देने से बात बन जाएगी। भवानी के घर आदमी भेजकर खबर करवा दी गई। 2 कंपोजिटरों को वापस बुलवाया गया। दत्ता बाबू कागज़ कलम लेकर बैठ गए।
रोज़ ही कागज़ रंगने वाले के लिए भी लिखना इतने संकट का काम हो सकता है, यह पहली बार महसूस किया दत्ता बाबू ने। बाएं हाथ से कुछ भी घसीट देने वाले दत्ता बाबू जिम्मेदारी के बोझ के नीचे कुछ ऐसे दबे कि कलम ही कुंठित हो गई उनकी। 2 लाइनें लिखते और 4 काटते। इस समय अपने लिखे को अपनी नज़रों से नहीं वरन दास साहब की नज़रों से तौल परख रहे थे दत्ता बाबू। दत्ता बाबू लिख लिख कर दे रहे थे और कंपोजिटर कंपोज करता जा रहा था। रात में ही भवानी ने जाकर नरोत्तम को जगाया। नरोत्तम की रिपोर्ट तैयार नहीं थी, सो नरोत्तम को ही पकड़ लाया भवानी। वहीं बैठकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी दत्ता बाबू के सहयोग से। इस तरह बिशु की मौत को लेकर शहर का यह तीसरा कोना, जो बहुत साधारण और निष्क्रिय था, एकाएक महत्वपूर्ण और सक्रिय हो उठा। रात भर एक अजीब सी खलबली मची रही इसी कोने में, एक उत्तेजनापूर्ण खलबली। दूसरे दिन मशाल का अंक आया, बिल्कुल नए तेवर के साथ। हेडलाइन विशेषर की मौत की खबर की ही थी। साथ लंबा वक्तव्य दिया गया था, जिससे पुलिस की अभी तक की तहकीकात के आधार पर यह संकेत दिया गया था कि यह हादसा हत्या नहीं आत्महत्या है। साथ ही दास साहब की सख्ती के साथ दिए गए उस आदेश का हवाला भी था, जिसमें उन्होंने पुलिस को गहरी छानबीन करके एक बेबाक रिपोर्ट तैयार करने की ताकीद की थी। अंत में सुकुल बाबू के भाषण को एक जिम्मेदार व्यक्ति की निहायत गैर जिम्मेदाराना हरकत बताते हुए यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक छोटी सी घटना को महज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मनमाने ढंग से विकृत करके लोगों में बिना वजह तनाव बढ़ाने का निंदनीय काम किया है। संपादकीय में संक्षेप में अधिक तीखी भाषा में इन्हीं सब बातों को समेटते हुए जनता को आगाह किया गया था कि और अधिक समय तक वह इस तरह की राजनीतिक चालों और चुनाव जीतने के हथकंडों का शिकार ना बने। यानी कि मिस्टर बिशु की मौत ने एकाएक मशाल को प्रजातंत्र की जिम्मेदारियों से लैस करके एक महत्वपूर्ण अखबार बना दिया और दत्ता बाबू को एक जिम्मेदार संपादक। शिक्षा मंत्री त्रिलोचन सिंह रावत की कोठी, पर इस नाम से कम ही लोग जानते हैं इन्हें। सबके बीच तो लोचन भैया के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। केवल नाम से ही लोचन नहीं, कुछ समय पहले सचमुच ही जनता के प्रिय लोचन हो गए थे। बात कोई पुरानी भी नहीं, मुश्किल से 4 साल पहले की है। उस समय सुकुल बाबू भी विधानसभा के सदस्य थे। तभी राजनीति में एक ऐसी मारक हवा चली जिसने बड़े बड़े राजनेताओं की रीढ़ को नीचे खींचकर दुम में बदल दिया था, जो अपने से ऊपर वाले के सामने केवल हिलती रहती थी। ढोल पीटने और दुहाई देने के लिए तो जरूर प्रजातंत्र था, पर उसकी असलियत यह कि प्रजा सचमुच बेमानी और तंत्र मुट्ठी भर लोगों की मनमानी। ऐसे समय में लोचन बाबू सुकुल बाबू के विरोध में खम ठोंक कर खड़े हो गए अपनी रीढ़ पर। खड़े होने की कीमत तो चुकानी थी, चुकाई भी, पर उस दिन से वे जनता के प्रिय लोचन भैया बन गए। मुकद्दर के ऐसे सिकंदर निकले कि चुकाई कीमत को भरपूर वसूलने का मौका भी आ खड़ा हुआ। तुरंत फुरत मौका आते ही जनता ने प्रिय लोचन भैया को भारी बहुमत से जिताकर वापस विधानसभा में बैठाया बाइज्जत। अपने प्यार को सबूत दे दिया जनता ने। अब लोचन भैया को वफादारी निभानी है। बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लंबे चौड़े आश्वासन दिए थे और अब अपना ही कहा हर शब्द चुनौती बनकर खड़ा है उनके अपने सामने। कतराना तो कतई नहीं चाहते इस चुनौती से, पर डटकर सामना कर सके इस स्थिति में भी अपने को नहीं पा रहे। जिस दिन हरिजन बस्ती में आग लगी उस दिन से यह कोठी भी एक तरह से सुलग ही रही है। कोठी नहीं कहना चाहिए कि लोचन भैया का मन सुलग रहा है। सरोहा चुनाव के लिए सुकुल बाबू के वजन के जितने भी नाम प्रस्तावित हुए उन सबको धराशायी करके जिस बेशर्मी और ढिठाई के साथ 2 कौड़ी वाले की औकात वाले लखन को खड़ा किया गया, उसने उस आग को और भड़का दिया। लेकिन बिशु की मौत से तो एकदम लपटें उठने लगी हैं उनके मन में। आत्मा के साथ बलात्कार करने की व्यथा क्या होती है यह इन दिनों में ही जाना है लोचन भैया ने। देश की गरीब जनता के प्रति पूरी तरह समर्पित उनका व्यक्तित्व उनके अपने लिए एक भारी समस्या बन गया है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तिल भर भी और नहीं वाली मुद्रा अपनाए घूम रहे हैं पिछले हफ्ते से। केवल लोचन भैया ही नहीं, दास साहब के मंत्रिमंडल से और भी अनेक विधायक असंतुष्ट हैं और असंतोष के अपने अपने कारण भी हैं। वैसे ईमानदारी की बात तो यह है कि असंतोष का सिलसिला तो मंत्रिमंडल बनने से पहले दिन से ही शुरू था।
पर उस समय परिस्थिति की मांग कुछ ऐसी थी कि सबने अपने अपने चेहरों पर स्नेह, सद्भावना, संतोष और एकता के मुखौटे चढ़ा लिए थे कसकर, और आदर्शों के लबादे ओढ़ लिए थे। असंतोष भीतर अपने लिए और बाकी सब बातें बाहर दूसरों के लिए। पर घटनाएं कुछ इस तरह घटती रहीं कि मुखौटों पर दरारें पड़ने लगीं और लबादों के चीथड़े बिखरने लगे। बिसु की मौत ने तो जैसे चकनाचूर ही कर दिया इन मुखौटों को। इतने दिनों से भीतर ही भीतर कसमसाते सबके असली चेहरे निकल आए हैं, अपने पूरे नंगेपन के साथ, असंतोष से पुते हुए और कुछ भी कर गुजरने को तत्पर। कल रात को 2 बजे तक इन्हीं नंगे असंतुष्ट चेहरों की ऐसी आवाजाही मची रही इस कोठी में कि लगा बहुत महत्वपूर्ण घटने जा रहा है, और अब सचमुच घटाकर ही रहेंगे लोचन भैया। उनके भीतर 5 साल पुराना लोचन जाग उठा है। रात भर जागने की थकान जरूर है चेहरे पर शरीर में शिथिलता कहीं नहीं। अंग प्रत्यंग चुस्त दुरुस्त, मोर्चा लेने को तैयार। पार्टी अध्यक्ष सदाशिव अत्रे, जिन्हें लोग अप्पा साहब कहते हैं, प्रतीक्षा में बैठे हैं। सवेरे लोचन बाबू ने मिलने के लिए समय मांगा तो अप्पा साहब ने बताया कि वे इधर ही आ रहे हैं किसी काम से, ठीक 9 बजे खुद ही पहुंच जाएंगे। कहा है तो ज़रूर पहुंचेंगे और 9 बजे ही पहुंचेंगे। ठीक 9 बजे प्रकट हुए अप्पा साहब, कलफ स्त्री से चुस्त दुरुस्त, शुभ्रवर्णी खादी की पोशाक और गांधी टोपी। शरीर के एक अविच्छिन्न अंग की तरह हमेशा सिर से चिपकी रहती है यह टोपी। शायद ही कभी किसी ने नंगे सिर देखा हो उनको। छड़ी लेकर चढ़ते हैं, उम्र के कारण नहीं, बाएं पैर में हल्की सी लंगड़ाहट है। 42 के आंदोलन में मिला हुआ तमगा बड़ी गर्व से परिचय देते हैं अपनी इस टांग का, और एकाएक अपनी पीढ़ी की प्रशस्ति में 2 एक वाक्य उछाल देते हैं। हमारी पीढ़ी ने तो केवल त्याग करना ही जाना, आकांक्षा अपेक्षा तो कुछ रखी ही नहीं कभी। और आज की पीढ़ी त्याग करेंगे कन भर और बदले में चाहेंगे मन भर। ठीक भी है, अप्पा साहब की पीढ़ी के उन लोगों के लिए तो 100% ठीक है जो त्याग करते करते ही एक दिन चोला समेट कर शहीद हो गए, और जो बच गए वे बेचारे क्या करें इस कलजुगी हवा के आगे मजबूर। लोचन बाबू ने बढ़कर बिना ज़रूरत हाथ का हल्का सा सहारा देकर सोफे पर बिठाया उन्हें, शायद आदर भरी आत्मीयता दिखाने के लिए। रात बड़ी देर तक बैठक होती रही तुम्हारे यहाँ, बहुत उखाड़ पछाड़ वाली बैठक। एक पैर उठाकर सोफे पर रखते हुए कुछ इस तरह कहा अप्पा साहब ने कि पता नहीं लग सका कि प्रश्न था या आरोप, पर बात सीधे ही शुरू की गई। फालतू की भूमिका में जाया करने के लिए ना समय उनके पास था ना धैर्य। हाँ, उसी सिलसिले में मिलना चाह रहा था आपसे। फिर एक क्षण रुके लोचन बाबू, मानो अगला वाक्य कहने से पहले उसे तौल रहे हों। कल अंतिम रूप से निर्णय लिया गया है कि अब हम लोग एक दिन के लिए भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनकर नहीं रहेंगे। स्थितियों को और अधिक बर्दाश्त करना अब संभव नहीं। अपनी बात की प्रतिक्रिया देखने के लिए अप्पा साहब के चेहरे को गौर से देखा, फिर अपनी बात पूरी कर दी, और दा साहब का मंत्रिमंडल भी नहीं रहेगा अब। हम लोग कौन? चेहरे पर बिना किसी तरह का विकार लाए सीधा सा प्रश्न पूछा अप्पा साहब ने, जैसे आप जानते ही ना हो। खैर, नाम तो बाद में भी मालूम होते रहेंगे, अभी संख्या जानना काफ़ी होगा आपके लिए। पार्टी के 140 सदस्यों में से 85 हैं हमारे साथ, स्पष्ट बहुमत, और तुम नेतृत्व कर रहे हो उनका। इस बार स्वर में सीधा आरोप था, और आरोप में अध्यक्ष पद के रौब की अनुगूंज। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सरेआम जिस तरह के जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं उन सब के साझीदार हों हम भी तो लानत है हम पर। आवेश के मारे लोचन बाबू का चेहरा तमतमाने लगा। अत्याचारी को संरक्षण दो और पीड़ितों को कुचलो, यही थे हमारे आदर्श सिद्धांत जिन्हें लेकर हम चले थे। स्वर में जैसे चुनौती भरी हुई है लोचन बाबू के। सिद्धांतों और आदर्शों में तो यह भी नहीं था कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और हित को पार्टी की एकता और उसके हित से ऊपर रखेंगे। बात बेहद ठंडे लहजे में ही कही गई थी, पर लोचन बाबू एकदम भुन गए। तमक कर पूछा, कौन देख रहा है अपना स्वार्थ? गरीब तबकों के हित की बात करना अपने हित की बात करना है? जातिवाद का विरोध करना अपना स्वार्थ है? मुख्यमंत्री बनने का आश्वासन मिला है। स्वर में आक्रोश नहीं, पर चीर देने वाले व्यंग का पैनापन जरूर है। क्षण भर को तिलमिला गए लोचन बाबू, लेकिन तुरंत ही अपने पर जब्त कर लिया उन्होंने। यह अतिरिक्त आवेश कहीं उनकी अपनी कमजोरी का प्रमाण न बन जाए। भरसक अपने को तनाव मुक्त करके सहज बनाया लोचन बाबू ने। फिर चेहरे पर एक बहुत ही महीन किस्म की अभिजात्य में लिप्त व्यंग्यात्मक मुस्कान पोती और बोले,
अधिकतर समय दास साहब के साथ उठने बैठने के कारण इस नतीजे पर अगर आप पहुँचे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। तभी लोचन बाबू की बिटिया चाय लेकर आई। कप थामने के बाद बिटिया को बड़े स्नेह से बाँह से थाम कर अपने पास बिठाया अप्पा साहब ने। अरे तू तो बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है सोना। अच्छा है, जल्दी से बड़ी हो जा और अपने बाबूजी को कंट्रोल में रखना शुरू कर दे। बहुत फनफनाते रहते हैं। और एक बुजुर्गाना हंसी। सोना बिना कुछ जवाब दिए अप्पा साहब की गिरफ्त से छूटकर भागी और गायब हो गई। इस वाक्य से बातचीत में एक हल्का फुल्कापन आया था। सोना के साथ वह भी गायब हो गया। अपने अपने कपों से चाय की चुस्कियाँ लेते हुए दोनों एक दूसरे के बोलने की प्रतीक्षा करते रहे। चाय का अंतिम घूंट समाप्त करके कप एक और सरकाया अप्पा साहब ने और रुमाल निकालकर हल्के से होठों से छुआकर उससे वापस जेब की हवाले किया। इसके बाद बात को बदलकर बिल्कुल दूसरे सिरे से पकड़ा। बात का केवल सिरा ही नहीं पकड़ा था, अप्पा साहब का तेवर, स्वर और लहजा भी बदला था। देखो लोचन, तुम सब लोगों के असंतोष की बाट तो उठती ही रहती है, बल्कि कहूँ हर दूसरे तीसरे दिन ही उठती है। और गलत भी नहीं कहते तुम, मैं गलत भी नहीं कहता तुम लोगों को। तुम क्या सोचते हो मेरे मन में असंतोष नहीं है? जो हो रहा है और जैसे हो रहा है मैं बहुत खुश हूँ उससे। और सचमुच ही असंतोष और दुख की हल्की छाया उभर आई अप्पा साहब के चेहरे पर। गलत बातें हुई हैं और गलत बातें सबको असंतुष्ट करती हैं, पर मत भूलो कि हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहाँ से बिना दुविधा के कोई एक रास्ता चुन पाना संभव नहीं है। एक क्षण चुप रहकर फिर अप्पा साहब ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जानते हो, इस समय तुम लोगों के आपसी मतभेद उभर कर सामने आए या मंत्रिमंडल गिराया जाए तो सरोहा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा उसका? बात केवल एक सीट की नहीं, सुकुल बाबू के आने की है। उनकी जीत हमारी नालायकी का डंका पीट ऐलान होगा कि नहीं? पार्टी के लिए अच्छा होगा या उसके हित में होगा? क्या इमेज बनेगी उसकी? ज़रा ठंडे दिमाग से सोच कर देखो। लेकिन ठंडे दिमाग से सोचते कैसे? लोचन बाबू का दिमाग तो इस समय भट्ठी बना हुआ था, सो अप्पा साहब की इतनी महत्वपूर्ण बात भी उसमें भुनकर राख हो गई। उनके उठाए प्रश्नों को मन में उतारने की बजाय लोचन बाबू ने अपनी तरफ से उसी तर्ज का एक प्रश्न जड़ दिया। मजदूरों को सरकारी रेट पर मजदूरी ना मिलना, आदमियों को जिंदा जला दिया जाना, दिन ब दिन बढ़ते अत्याचार, असुरक्षा, बीसू की मौत, इन सब से तो चार चांद लग रहे हैं ना पार्टी की इमेज पर। पार्टी का ध्यान है ही किसे? आवेश है कि रह रहकर उभर ही आता है लोचन बाबू के स्वर में। क्या करें, उनके व्यक्तित्व की बनावट ही ऐसी है। तनिक भी आहत नहीं हुए अप्पा साहब इस आवेश से। पार्टी की सुरक्षा और सुनाम दोनों को बनाए रखना उनका दायित्व है और वे काफ़ी सचेत भी हैं अपने इस दायित्व के प्रति। हाँ, प्रतिष्ठा पर ठेस तो लगी ही है इन सब बातों से, और जो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बची है उसे तुम मटिया मेट कर दो। एक बड़ी ही असहाय सी कातरता उभर आई उनके चेहरे पर। जनता के अनंत विश्वास, प्यार और सद्भावनापूर्ण समर्थन के मजबूत पायों पर खड़े होकर भी हमारी पार्टी की उम्र जुम्मा जुम्मा 8 दिन बस। और इस विडंबना पर उन्होंने कंधे उचकाकर हाथ झटक दिए। लगता है आप लोग इस बात को तो शायद बिल्कुल भूल ही गए हैं कि दास साहब के व्यक्तित्व से परे भी पार्टी का कोई अस्तित्व है। लोचन बाबू के स्वर में आरोप स्पष्ट था और क्षण भर को सकपका भी गए अप्पा साहब, पर फिर बात को संभालते हुए बोले, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब केवल इतना ही था कि सुकुल बाबू का आना पूरी पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसे मत भूलो। पार्टी 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 जैसे पार्टी के अस्तित्व को बनाए रखना ही हमारा लक्ष्य हो गया है। इस पार्टी के माध्यम से हमने कुछ बड़ी बड़ी बातें करने के दावे भी तो किए थे। क्या हुआ उन सब का? अपनी कही बातें ना कर पाने का क्षोभ झलक रहा है लोचन बाबू के चेहरे पर, उनके स्वर में भी। पर अप्पा साहब पर कोई खास नहीं असर हुआ इस क्षोभ का। बड़े सहज स्वर में बोले, होता है कभी कभी ऐसा भी। मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सड़क बनाते हैं, पर जब सड़क बन रही होती है उसमें वही हमारा लक्ष्य होती है, वही हमारा केंद्र। मंजिल पर पहुंचने का माध्यम तो वह बनने के बाद ही बनती है। अपनी इस उपमा की सटीकता पर वे खुद ही गदगद हो गए। लगा जैसे अपने भीतर उठते हुए सारे प्रश्नों का समाधान भी उन्हें मिल गया। पर लोचन बाबू ने एक वाक्य में ही चाक कर दिया उनकी सारी सोच को। जो सड़क रोज़ 1 गज बनती है और 2 गज खुदती है, उसके पूरी होने की
बात क्या आप सचमुच विश्वास करते हैं? आप भ्रम में रहना चाहते हैं, जरूर रहें, पर अब यह दोहरी जिंदगी जीना मेरे बस का नहीं है। मानो अंतिम फैसला सुना दिया लोचन बाबू ने। अप्पा साहब बोले कुछ नहीं, बस एकटक लोचन बाबू का चेहरा देखते रहे, मानो अपनी नज़रों से ही लोचन बाबू के निर्णय का वजन तौल रहे हों। तभी फ़ोन की घंटी बजी। लोचन बाबू ने जरा सा झुककर रिसीवर उठाया और बिना पूरी तरह यह सुने कि फ़ोन किसका है, घंटे भर बाद फ़ोन करने का आदेश देकर रिसीवर रख दिया। हम चाहते हैं कि विधायक दल की बैठक बुलाकर जल्दी से जल्दी शक्ति परीक्षण की तारीख तय कर दें आप। यह अनुरोध था, आग्रह था या आदेश, समझ पाना मुश्किल था। दा साहब भी विधायक दल की बैठक बुलाने का आग्रह कर रहे हैं। कुछ मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहते हैं। इतने विरोध के साथ काम करना मुश्किल हो रहा है उनके लिए। अपनी बात की प्रतिक्रिया देखने के लिए एक उड़ती सी नज़र डाली उन्होंने लोचन के चेहरे पर। मैं ही रोके हुए हूँ कम से कम चुनाव तक। ये आपसी मतभेद दूर ही रखे जाएं तो बेहतर होगा। अध्यक्ष के नाते अभी मैं केवल यही कह सकता हूँ कि इस समय एकजुट होकर हमें चुनाव अभियान में लग जाना चाहिए। लखन के लिए? होठों पर व्यंग और विद्रूप भरी मुस्कान उभर आई लोचन बाबू के। नहीं, पार्टी के लिए। भीतरी मतभेद और आपसी कटुता को अब आप इन बाहरी कारणों से दबा नहीं पाएंगे और उचित भी नहीं है। हम 5 मंत्री अपना त्याग पत्र देने जा रहे हैं और इस बार पार्टी और एकता की आड़ लेकर आप हमें अपने निर्णय से डिगा नहीं पाएंगे।